दोस्तों आज हम डिस्कस करेंगे संसदीय व्यवस्था के गुण और दोष। देखेंगे कि जो हमारी भारतीय संसदीय व्यवस्था काम कर रही है हमारे देश में, उसके क्या क्या गुण हैं और क्या क्या जो है दोष है, बेनिफिट्स क्या क्या है और जो है डिसएडवांटेज क्या क्या है, वो हम समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले गुण को समझते हैं। गुण मतलब प्रॉपर्टीज क्या है, अच्छाइयाँ क्या क्या है। दो टॉपिक समझेंगे, गुण और दोष संसदीय व्यवस्था के। ठीक है, तो सबसे पहला जो गुण है, गुण को समझते हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या है उसको समझते हैं। पहली प्रॉपर्टी है कि भाई जो संसद होती है, संसद में कार्यपालिका होती है और विधायिका होती है। मैंने आपको डिटेल में पिछले वाले वीडियो में समझाया था कि क्या कार्यपालिका होती है और क्या विधायिका होती है। ठीक है, तो संसद की जो कार्यपालिका होती है और विधायिका होती है उसमें सामंजस्य होता है। ठीक है, सामंजस्य होता है, ये पहली विशेषता है, सामंजस्य। सामंजस्य होता है किसके किसके बीच? कार्यपालिका और विधायिका के बीच। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका के बीच जो है सामंजस्य बनाने का काम जो है प्रधानमंत्री का है। देखा तो विपक्ष के लीडर का काम है। दोस्तों देखिए, मैंने आपको बताया था कि जो संसद के सदस्य होते हैं, चाहे लोकसभा से हो चाहे राज्यसभा से हो, चाहे वो लोकसभा से बिलोंग करते हों चाहे वो राज्यसभा से। मान लीजिए ये अपर हाउस है, ठीक है, और ये लोअर हाउस है, ये राज्यसभा है और नीचे वाला लोकसभा है। दोनों को मिला के मान लो 800 सदस्य होते हैं, मोटी मोटा मान लेते हैं 800 सदस्य हुए। ठीक है, तो इन 800 सदस्यों को मिला के बनती है विधायिका। जितने भी सदस्य हुए संसद के, उन सबों को मिला के बनती है विधायिका। इतना क्लियर है? लास्ट वाले वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन चूंकि टॉपिक वही चल रहा है, वही बार बार शब्द आ रहे हैं, तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद कार्यपालिका किसे कहते हैं? संसद में जो व्यक्ति सरकार का हिस्सा हो जाता है, ज़्यादातर देखिए जो बहुमत प्राप्त दल होता है वही सरकार बनाता है, वही सत्ता में आता है। तो जितने भी मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री, फलाने मंत्री, ये मंत्री, वो मंत्री, जो पूरी मंत्री परिषद होगी, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिसे कहते हैं, मंत्री परिषद, मंत्री परिषद, उस मंत्री परिषद को कहते हैं हम कार्यपालिका। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी, क्योंकि काम करने का जो है जिम्मेदारी इनके पास है। अब मान लीजिए कोई, अभी जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के 240 जो है सदस्य लोकसभा में है और लगभग जो है 100+ जो है राज्यसभा में है। ठीक है, तो सारे लोग मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते, कार्यपालिका के सदस्य सारे लोग नहीं होते हैं। हाँ, लेकिन सारे लोग चूंकि संसद के सदस्य हैं तो विधायिका के जो है सदस्य जरूर होते हैं। ठीक है, तो इन दोनों में क्या है, सामंजस्य होता है। जब कानून बनाना होता है मोदी साहब को, चूँकि अब सरकार में मोदी साहब हैं तो मोदी साहब की बात होगी। अब मान लीजिए किसी विषय पे कोई कानून बनाना होता है तो कानून बनने का काम विधायिका का है। संसद पूरी मिलकर कानून बनाएगी, पक्ष विपक्ष, बाहर से समर्थन, अंदर समर्थन, पीछे समर्थन, आगे समर्थन, जितने भी दल होंगे सब लोग मिलके जो है कानून बनाएंगे। हो सकता है विरोध भी हो, चर्चा हो, बहस हो, सब कुछ हो, तो मैं भी हो जाए, सड़कों पे प्रदर्शन भी हो जाए, लेकिन जो विधान बनाने का काम है वह विधायिका का है। ठीक है, विधायिका ने कानून चलो बना दिया, सहमति बन गई, सभी दल जो है एक मत हो गए कि चलो ठीक है भाई, पारित हो गया, बन गया विधेयक, राष्ट्रपति ने मोहर लगा दी, सब कुछ कर दिया। उसके बाद जो उस कानून को एग्जीक्यूट करने का काम है वह है मंत्रिपरिषद का, विधायिका, सॉरी कार्यपालिका का। ठीक है, कार्यपालिका का। अब कार्यपालिका अच्छे से एग्जीक्यूट कर रही है, नहीं कर रही है, इसका जो है जवाबदेही संसद के प्रति होगा। तो एक प्रकार से देखा जाए तो दोनों में सामंजस्य रहता है कि भाई कानून बनाना है, मेरा साथ दे दो, अच्छा ठीक, कानून बनवा दूंगा। अब चूंकि मैंने कानून बनवा दिया है तो इसे अच्छे से इम्प्लीमेंट भी करना है तुम्हें, इसका दबाव रहता है, तो आपस में जो है मिलजुल के काम होता है। यह जो है संसदीय व्यवस्था की खूबियाँ भी हैं। ठीक है, अब देखिए इसे देखा जाए तो प्रैक्टिकली, थ्योरिकली तो ये बड़ा अच्छा सिद्धांत है, थ्योरिकली बड़ा अच्छा सिद्धांत है कि विधायिका कार्यपालिका दोनों मिलजुल के अच्छे से काम करती हैं, बड़ा अच्छा रहता है, बड़ी अच्छी डिबेट होती है।
ये सैद्धांतिक रूप से बड़ा अच्छा है। लेकिन जब व्यवहारिकता में अगर जाएंगे आप, तो ज़्यादातर क्या है, भारत में बदमाशियाँ होती हैं। भारत में बहुत कम पार्टियां हैं जो राष्ट्र को फर्स्ट रखती हैं। सबसे पहला वो अपना चुनाव देखती हैं कि चूंकि मैं सरकार का समर्थन कर रहा हूँ इस बिल पे, इससे मुझे क्या प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो ही मैं वोट दबाऊंगा, बटन दबाऊंगा, वरना मैं उल्टे सीधे तर्क करके बटन नहीं दबाऊंगा, हड़ताल करवाऊंगा, धरने प्रदर्शन होंगे, वोटिंग नहीं होगी, संसद नहीं चलने दूंगा। दुनिया भर के प्रोपेगेंडा आदमी करता है। भारत में लगभग यही चलता है। बहुत मुश्किल से कानून पास बनते हैं, बहुत मुश्किल से। ठीक है, ये होगी जो है पहली जो है प्रॉपर्टी, पहला गुण हो गया। सैद्धांतिक रूप से बड़ा अच्छा है, पर प्रैक्टिकली बड़ा जो है खतरनाक है। दूसरा है संसदीय व्यवस्था उत्तरदायी सरकार के गठन करती है। उत्तरदायी सरकार, मेरे साथ चाहें तो आप टॉपिक्स को नोट कर सकते हैं। ठीक है, उत्तरदायी सरकार। उत्तरदायी सरकार का मतलब है कि जितने भी मंत्रीगण होते हैं, ये कार्यपालिका वाले जो मंत्रिपरिषद में मंत्री होते हैं, ये सभी लोग जो है संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। जब भी हम सेशन बैठता है, हर 6 महीने बैठता है, 3 सेशन होते हैं भारत में, बजट सेशन और मानसून सेशन और शीतकालीन सत्र। ठीक है, 3 प्रकार के जो है सेशन भारत में होते हैं। तो तीनों सेशन में जब भी संसद बैठेगी तो कार्यपालिका ने जो जो काम किया है, साल भर का लेखा जोखा, 6 महीने का जो भी उन्होंने काम किया है, उसकी जवाबदेही जो है संसद के प्रति। वहाँ प्रश्नकाल के माध्यम से प्रश्न पूछे जाएंगे कि भाई चलो बताओ, तुमने ये कानून तो बनाया था, इसका क्या इम्प्लीमेंटेशन किया, और सरकार को वहाँ जवाब देना पड़ेगा। प्रधानमंत्री हो या फिर उस सरकार का कोई भी मंत्री जवाब दे सकता है। ज़्यादातर संबंधित मंत्री ही देता है, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन रेलवे से है तो कृषि मंत्री जवाब दे रहा है, ऐसा नहीं होता। जिस डिपार्टमेंट से संबंधित सवाल होते हैं वही मंत्री जो है जवाब देता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है उत्तरदायी सरकार का गठन होता है संसदीय व्यवस्था में। यह है इसका एक गुण है। तीसरी प्रॉपर्टी है निरंकुशता पर प्रतिषेध। निरंकुशता का प्रतिषेध किया जाता है, मतलब कोई भी व्यक्ति निरंकुश नहीं हो सकता। क्योंकि जो पूरी कार्यपालिका होती है उसका मालिक कोई एक जन नहीं होते, कई सारे मेंबर्स होते हैं। मंत्रिपरिषद में कई सारे मेंबर होते हैं, 70-80 सदस्य होते हैं। उसके नीचे सचिव, बाबू, फलाने, ये वो दुनिया भर के लोग होते हैं। ठीक है, तो निरंकुश नहीं हो सकता कोई व्यक्ति। अब रेल मिनिस्टर चाहे कि अपनी मनमानी कराए, रेल वेल का किराया सब फ्री कर देंगे जी सबको, हाँ कि कोई नहीं किराया उराया दे, ऐसा ही सब चले, तो ऐसा नहीं कर सकते। आप निरंकुश नहीं हो सकते। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है निरंकुशता पर प्रतिषेध भी रखा गया है कि भाई आप जो है कार्यपालिका कई लोगों से मिलके बनती है, तो कोई गड़बड़ करेगा तो अगला आदमी टोक देगा कि क्या कर रहे हो तुम। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है ये रखा गया। कहने का मतलब जो पावर है एक समूह में है, जो पूरा पावर है कार्यपालिका का एक समूह में है। ठीक है, न कि एक व्यक्ति में है। अगला है इसमें वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था करता है। वैकल्पिक सरकार की व्यवस्था, ये जो संसदीय व्यवस्था है वैकल्पिक सरकार की भी व्यवस्था कर देता है। कैसे करता है समझाता हूँ। मान लीजिए वर्तमान में मोदी सरकार है, 240 सीट है इनकी, बहुमत से 32 सीट कम, मतलब मोदी सरकार बहुमत में नहीं है, इन्होंने गठबंधन सरकार चलाई हुई है। ठीक है, जिसे एनडीए कहते हैं, जिसमें नीतीश बाबू बिहार के और चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश से इन्होंने समर्थन दे रखा है। इस समर्थन से ही जो है सरकार बनी हुई है, एनडीए सरकार। ठीक है, अगर मान लो कि चंद्रबाबू नायडू टीडीपी के जो है मुखिया जो हैं, और इधर जेडीयू, ठीक है, अगर इन्होंने जो है अपना समर्थन वापस ले लिया समर्थन, तो फिर क्या होगा, मोदी साहब तो बहुमत में नहीं रहेंगे
राहुल गांधी तो सुबह उठते ही अविश्वास प्रस्ताव जो है संसद लाने की मांग करेंगे। अविश्वास प्रस्ताव जब संसद में आएगा, वोटिंग होगी, तो मोदी साहब के पास 272 कैंडिडेट मिल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इन्होंने अपना हाथ पीछे कर लिया है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, सरकार गिर जाएगी। अब चूँकि 5 साल पूरा नहीं हुआ है, अब सरकार गिर गई तो फिर से चुनाव कराओगे तो फिर पैसा लगेगा। तो संसदीय व्यवस्था में एक ऑप्शन दे दिया गया कि ठीक है, बहुमत नहीं है, सरकार गिर गई, तो विपक्ष का जो नेता होता है उसे बुलाया जाता है कि चूंकि अगर आपके पास बहुमत है तो आप आइए और सरकार बनाइए। ठीक है, ऐसा बहुत भारत में हुआ है। अटल जी की सरकार तो एक वोट से गिर गई थी, याद करिए। आप इस जनरेशन के आपको नहीं पता होगा, लेकिन अगर आप ध्यान देंगे, थोड़ा सा हिस्ट्री पढ़ेंगे पॉलिटिक्स की, तो अटल जी की सरकार 1998 में, मेरे ख्याल से 97-98 में एक वोट से गिर गई थी। तभी उन्होंने कहा था सरकारें आएंगी जाएंगी, ऐसा हाथ माथ करके बात करते ना वो, लेकिन ये देश रहना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि कांग्रेस आज हम पे हंस रही है क्योंकि हमारी एक वोट से सरकार गिर गई, एक दिन ऐसा आएगा कि दुनिया जो है कांग्रेस पे हंसेगी। और आज वो दिन है। आप देख ही रहे, पप्पू जो है उनका, राहुल गांधी, कितने लोग हंसते हैं। अब उसको जो है, देखो पप्पू तो पप्पू है, सीधी सी बात, उसको कुछ नहीं आता, लेकिन उसकी इमेज ब्रांडिंग ऐसी की जा रही है आज के टाइम में कि ही इज़ अ वेरी सीरियस पर्सन, बहुत सीरियस। ठीक है, लेकिन उस पप्पू की पप्पूगिरी तब निकल जाती है जब वो किसी पब्लिक मीटिंग बैठता है, कोई स्पीच देता है, तो पता चल जाता है भाई आप पप्पू है। ब्रांडिंग उसकी अच्छी की गई है, पैकेजिंग अच्छी की गई है, सब कुछ बढ़िया से होता नहीं। बिस्किट का पैकेट होता है, बाहर से देखो बड़ा अच्छा लगता है, खोलो बड़ा ख़राब है, वैसा ही राहुल गांधी है। ठीक है, अगला भी है व्यापक प्रतिनिधित्व होता है। व्यापक प्रतिनिधित्व होता है इस संसदीय व्यवस्था में, क्योंकि देखिए भारत में क्या है ना कि देखिए जब चुनाव होते हैं तो होता, देखा आपने सोचा कि ये सीट एससी के लिए रिजर्व है, ये ओबीसी के लिए रिजर्व है, ठीक है, ये माइनॉरिटीज़ के लिए, माइनॉरिटीज़ का तो रिजर्वेशन नहीं है, ये जो है वनवासी लोग जो है एसटी ट्राइब्स लोग होते हैं उनके लिए रिजर्व है। तो इस प्रकार से जो है क्या कहते हैं, इस तरीक़ों से कह लीजिए या फिर और तरीक़ों से जो है इस व्यवस्था में जब चुनाव होते हैं तो भारत के लगभग विभिन्न क्षेत्रों से सब जितने भी समुदाय हैं सभी समुदायों से जो है सदस्य चुन के आ जाते हैं। अब चूँकि सीट बहुत ज़्यादा है, विधायिका में भी है और कार्यपालिका में भी है, तो एक प्रकार से देखा है तो सरकार में कह लीजिए या संसद में कह लीजिए, लगभग सभी का, जितने भी कम्युनिटीज है भारत में, सबका प्रतिनिधित्व रहता है। किसी का कम रहता है, किसी का ज़्यादा रहता है। अब जैसे मान लो कोई एक्स कम्युनिटी है, उसका परसेंटेज 25% है कि पॉपुलेशन 25% है। तो हमारे अभी नए जो सुरमा आए हैं सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय करने वाले राहुल गांधी, वो कहते हैं 25% चूँकि फलानी कम्युनिटी का, तो उनका प्रतिनिधित्व भी संसद में 25% होना चाहिए। पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इलेक्शन नहीं जीत का होगा कैसे होगा, जबरदस्ती थोड़ी नहीं घुसेड़ देंगे रिजर्वेशन के माध्यम से कि चलो नहीं है तो ऐसे ही आके बैठ जाओ। तो एक्स कम्युनिटी का मान लो 25% है, तो हो सकता है उसके लोग भी लगभग 10 से 15% या 20% हो, कम भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन इतना जो है रिप्रेजेंटेशन रहता है। तो इस व्यवस्था में क्या है, व्यापक प्रतिनिधित्व रहता है। लगभग पूरे भारत से, हर कम्युनिटी से, हर स्टेट से, हर जगह से जो है लोग आके संसद में बैठते हैं। सुदूर दक्षिण चेन्नई, कन्याकुमारी, वहाँ से लोग जो है संसद में आके बैठते हैं। पूरब में चले जाओ अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम में कच्छ, ऊपर लद्दाख, वहाँ तक के जो है सांसद जरूरी नहीं कि भारतीय जनता पार्टी के हों, कांग्रेस के भी हो सकते हैं, दूसरी पार्टियों के भी हो सकते हैं। लोग आके जो है संसद में बैठते हैं और सरकार बनती है तो उनको जो है कार्यपालिका में भी जगह मिलती है। ठीक है, तो ये जो है बेसिक जो है 5 प्रॉपर्टीज हैं, गुण है संसदीय व्यवस्था के, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। कभी कभी मेंस में जो है यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भारतीय संसदीय व्यवस्था के गुण और दोषों पे जो है प्रकाश डालिए। तो आप जो है ये गुण में डाल सकते हैं, दोषों को जो है मैं समझाता हूँ आगे, पहले इसको मिटाते हैं। अब हम बात करते हैं दोषों के बारे में कि इस व्यवस्था के दोष क्या हैं। देखिए क्या होता है कि कोई भी व्यवस्था अगर रन करती है तो उस व्यवस्था में क्या होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज होती है, कुछ दोष भी होते हैं, मतलब लॉसेस भी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप कोई स्कीम चलाते हो कि गरीबों को जो है 5 किलो अनाज दूंगा हर महीने,
तो ये अच्छी बात है कि आप दे रहे हैं। आपने व्यवस्था करी, आधार कार्ड लिंक कराया, फलाना कार्ड लिंक कराया, सब कुछ करके बांटना शुरू कर दिया। लेकिन कुछ लोग क्या होते हैं, चतुर होते हैं कि गरीब नहीं है लेकिन फिर भी उस योजना का लाभ ले रहे हैं। ठीक है, तो एक उसमें घाटा भी है। तो हर व्यवस्था जो भी होती है उसमें कुछ फ़ायदा होता है, कुछ लॉसेस होते हैं। लॉसेस को इग्नोर करके जो है हमें प्रॉफिट पे जो है काम करना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं दोष क्या क्या है। पहला दोष देखिए क्या है, अस्थिर सरकार। अस्थिर सरकार जो है हमेशा बनी रहती है। मतलब एक डर रहता है कि सरकार कहीं जो है हमारी गिर न जाए। ठीक है, पैसे से जो है, अब आप देखिए इंडियन पॉलिटी का अगर हिस्ट्री पढ़िए 1947 से लेके अब तक, तो जो है न जाने कितनी बार सरकारें गिरी। कहीं नेचुरली गिर गई, कहीं राजनीति के तहत, कहीं जो है राष्ट्रपति शासन लगा के स्टेट में जो सरकारों को बर्खास्त कर दिया गया। राम मंदिर आंदोलन था, उस आंदोलन में न जाने कितनी सरकारों को जो है राष्ट्रपति शासन लगा के जो है बर्खास्त कर दिया गया। ठीक है, तो क्या आपने लॉ ऑर्डर मेंटेन नहीं किया, भागो। इवन केंद्र सरकार भी कई बार जो है अपना कार्यकाल नहीं पूरा कर पाई है और गिर गई है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा जब प्रधानमंत्री जब वाला चैप्टर पढ़ेंगे आप लोग, तो कैसे कैसे जो है भारत में 2-2 साल, 3-3 महीने, 6-6 महीने पे चुनाव हुए हैं, या फिर सरकारें गिर के गठबंधन बन के एक नई सरकार खड़ी हो गई है। भारत में क्या था कि कांग्रेस की मोनोपोली थी। ठीक है, उनको ये लगता है कि चूंकि हमने देश आज़ाद कराया है, कांग्रेसियों को ये लगता है कि हमने देश का आज़ाद कराया है, तो एन तेन प्रकार हमारी सरकार होनी चाहिए भारत में, हम इसके जो है बपौती हैं। ऐसा नहीं है, आपने देश आज़ाद नहीं कराया है, भारत के लोगों ने जो है देश को आज़ाद कराया है। हाँ, आपका बैनर था, कांग्रेस नाम का एक बैनर था, एक विचारधारा थी जो कांग्रेस अंग्रेजों के प्रति जो है, अंग्रेजों के जो है सम्मुख लड़ रही थी, राजनीतिक लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन आज न वो कांग्रेस है न उस ज़माने के लोग हैं। जो 1947 में कांग्रेस की विचारधारा थी आज वो एग्जिस्ट नहीं करती है, ना वो लोग आज के टाइम में एग्जिस्ट करते हैं। तो कांग्रेस का ये दावा कि चूंकि हमने देश को आज़ाद कराया है, यह सिर्फ जो है इमोशनल ब्लैकमेलिंग है देशवासियों के खिलाफ, और कुछ नहीं। ठीक है, और इसी ब्लैकमेलिंग के तहत जो है काफ़ी टाइम तक ये सत्ता की मलाई चाटे हैं, लेकिन आगे नहीं चाट पाएंगे। अब मार्ग जो है कठिन है, क्योंकि आज का दौर जो है परफॉर्मेंस का है। अगर पॉलिटिक्स में परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे हैं तो आपको लोग साइड कर देंगे। चेहरा नहीं बिकता आज के टाइम में, स्किल बिकती है। स्किल है तो छोटे से छोटा जो है नचनिया भी जो है आज बड़ा डांसर बन जाता है, और स्किल नहीं है तो अमिताभ बच्चन का बेटा भी जो है 2 फिल्में करके घर बैठ जाता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर का लड़का हो। देखिए सचिन का बेटा क्रिकेटर तो था, लेकिन आया क्या, क्रिकेट में नहीं आ पाया क्योंकि स्किल नहीं रही होगी। ठीक है, तो लोगों को स्किल चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि इस व्यवस्था में अस्थिर सरकार का गठन होता है। कैसे कि मान लीजिए, अब उदाहरण के तौर पे वही बताता हूँ, वर्तमान में मोदी साहब 240 पे हैं, टीडीपी और जेडीयू, इन दोनों के जो राम भरोसे सरकार चल रही है। इन्होंने हाथ खींच लिया, अल्पमत में आ गई सरकार, अल्पमत में आ गई तो हो गया, कांड हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे थोड़ा सा सरकार की जो है कॉन्टिन्यूटी पे थोड़ा सा प्रश्न है। लेकिन पिछले जो है देखा जाए तो 2004 से लेके, या कह लीजिए 1999 से लेके ऐसी अवस्था नहीं आई है कि सरकार जो है बीच में गिर गई हो। अटल जी ने अपना पूरा कार्यकाल किया 2004 तक, फिर 4 से 14 तक मनमोहन सिंह थे, और 14 से लगते कंटिन्यूस अब तक जो है प्रधानमंत्री मोदी जो है अपने कार्यकाल को कंटिन्यूस जो है चला रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है चूँकि दुनिया बदल गई है, डिजिटलाइज हो गई है, लोग समझदार हो गए हैं, तो इसलिए सरकारें नहीं गिरती। पहले क्या था कि 75 पार्टियां होती थी, पार्टियां तो आज भी 75 है और ज़्यादा ही हो गई हैं। लेकिन क्या था कि लोगों में इतनी जागरूकता नहीं थी, लोग अपनी जान पहचान, बिरादरी, जाति, इन सब के माध्यमों से जो है वोट दिया करते थे। अब कोई जो है पैन इंडिया पार्टी नहीं हुआ करती सिवाय कांग्रेस को छोड़ के, तो किसी का बहुमत नहीं आ पाता था। लेकिन आज के टाइम में भारत में 2 पार्टियां हैं जो पैन इंडिया है, एक तो भारतीय जनता पार्टी, दूसरा जो है कांग्रेस
सिमट गई है, लेकिन उसकी प्रेजेंस जो है पूरे भारत में है। जीत नहीं पा रही वो अलग बात है, लेकिन भारत में है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अस्थिर सरकार का जो है गठन हो जाता है। ठीक है, दूसरा है जो नीति होती है, नीति नियम जो कानून बनते हैं, नीति की अनिश्चितता रहती है। मतलब अनसर्टेनिटी, मतलब कोई भी अगर नियम बनाते हैं, मान लो मोदी साहब ने एक योजना बनाई कि सबको जो है, हर महिलाओं को जो है साल में 2 साड़ी दूंगा। ठीक है, अब कांग्रेस आई, कांग्रेस को पसंद नहीं आई, उन्होंने जो है नीति बदल दी। ठीक है, या फिर कांग्रेस ने कोई योजना बनाई, फिर भारतीय जनता पार्टी का सत्ता में आई, उनको अगर नहीं लगा कि नहीं यार ये तरीका सही नहीं है, इस नीति को ऐसे करके बदलते हैं। ठीक है, तो नीतियों का जो है यहाँ पे स्थायी रहे ऐसा नहीं हो सकता। देखो, नीतियाँ कोई भी हो अच्छी ही होती हैं, नीयत अच्छी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी कांग्रेस को घेरते समय कई बार बोल चुके हैं कि कांग्रेस की नीतियाँ अच्छी थी बट उनकी नीयत अच्छी नहीं थी। ठीक है, तो नीतियाँ जो है यहाँ पे अस्थिर रहती हैं, अनिश्चितताओं का जो है भाव रहता है कि कब को जो है कौन सी सरकार आ जाए और ये नीति जो है पलट दे, कि बोल दे भाई इसको बंद करो ये लगाओ। ठीक है, तो इस प्रकार जो है एक गुण यह भी है। अब आगे देखते हैं, अगला है मंत्रिमंडल की निरंकुशता। ठीक है, मंत्रिमंडल जो है पूरी कैबिनेट कह लीजिए या फिर कार्यपालिका कहे, मंत्रिमंडल की जो है निरंकुशता। निरंकुशता मतलब मंत्रिमंडल जो है मस्त हो जाता है, कोई जो है सुनता उनता नहीं है कि चलो हमारा जो है पूरा सरकार है, हमारा पूरा बहुमत है। ये तब होता है जब कोई पार्टी पूर्ण बहुमत में सत्ता में आ जाती है। पूर्ण बहुमत में जब सत्ता में आते हैं आप, तो क्या करते हैं, आपको सत्ता सरकार जाने का डर नहीं रहता, तो आप कुछ भी फैसले उल्टे सीधे लेते रहते हैं। ठीक है, तो आप जो है निरंकुश हो जाएंगे, पूरी मंत्रिमंडल जो है मस्त घर पे बैठी रहेगी, कोई काम वाम नहीं, चल रहे तो जी, सरकार तो गिरनी नहीं है। ठीक है, इसके उदाहरण रह चुके हैं, जैसे इंदिरा जी की जो सरकार और राजीव, ये दोनों सरकारें एक टाइम जो है पूर्ण बहुमत में थी। राजीव गांधी तो 400 पार चले गए थे, मोदी साहब ने तो सिर्फ नारा दिया अब की बार 400 पार, राजीव साहब तो चले गए। कैसे चले गए थे, 1984 में जो है इंदिरा जी की हत्या हो गई थी। कारण क्या थे, पॉलिटिकल कारण थे, हत्या हो गई। अब चूंकि दूर संचार व्यवस्था उसमें इतनी जो है अच्छी नहीं थी, तो वही कांग्रेसियों ने जो है इंदिरा जी की जो खून से लथपथ साड़ी थी उसको पूरे भारत में दिखा दिखा के लोग आके एक इमोशनल जो है अटैचमेंट प्राप्त किया और उससे जो है पूर्ण बहुमत की सरकार लेके आए। ठीक है, अब इंदिरा गांधी मरी थी, उनका पॉलिटिकल जो है इश्यूज था, कोई देश वेश के लिए कोई प्राण नहीं दिया। देखो सीधी सी बात है, झूठी बातें नहीं बोलनी चाहिए। कोई देश के लिए न्यौछावर नहीं हुए, ना राजीव हुए ना इंदिरा हुए, सब ने अपनी पॉलिटिकल जो है ब्लंडरी करी, उसमें ये सब मारे गए। तो जो है पूर्ण बहुमत सरकार आ जाती है तो पूरा मंत्रिमंडल जो निरंकुश हो जाता है। लेकिन वर्तमान में तो पूर्ण बहुमत सरकार नहीं है, लेकिन 2014 से लेकर 24 तक मोदी साहब की जो है पूर्ण बहुमत की सरकार थी, लेकिन निरंकुश तो नहीं हुए। हाँ, थोड़ी पिटाई ज़्यादा लगाते थे कांग्रेसियों की, लेकिन निरंकुश कभी नहीं हुए। निरंकुश नहीं हुए उसके पीछे कारण क्या है कि आज के दौर में सोशल मीडिया, ये मीडिया वो मीडिया, कम्युनिकेशन का जो है एक जाल सा बिछ गया है। तो हर कोई प्रश्न पूछ लेता है, हर कोई जो है उल्टी सीधे ही प्रश्न पूछता है, अतार्किक प्रश्न पूछ लेता है, लेकिन पूछता तो है। तो इसलिए जो है आज की सरकारों पे दबाव ज़्यादा है, तो निरंकुश नहीं हो सकते। ठीक है, तो ये जो है एक समस्या है। ये चूँकि पुरानी टाइम में संविधान लिखा गया, 1947 टाइम में लिखा गया है, आलोचना भी 1947 में की गई है, जब डिजिटल दौर नहीं था। आज के टाइम में ऐसा नहीं हो सकता, कोई भी सरकार निरंकुश नहीं हो सकती, कितने बड़े बहुमत के साथ आ जाए उसे गिरना ही पड़ेगा अगर वो निरंकुश होती है तो।
ठीक है, तो ये हो गई पहली बात। दूसरी बात, अकुशल व्यक्तियों का जो है प्रवेश हो जाता है राजनीति में, या कह लीजिए संसद में। ये भारतीय राजनीति की सबसे बड़ी समस्या है। अनपढ़ आदमी सांसद बन जाए, मंत्री बन जाए, और जो है पान खा के एक पढ़े लिखे आईएएस को गरियाए, तू तड़ाक करके बात करे। तो ये जो है बड़ी खतरनाक व्यवस्था है। आपने देखा होगा फिल्मों में क्या, रियल लाइफ में ही होता है। आप देखो ना, यूपी बिहार की राजनीति पहले ऐसे चलती थी। क्या मतलब, दूर क्यों जाना, ऐसे ही समझ लो, यूपी बिहार की राजनीति ऐसे चलती थी। हर कोई लालू यादव के आगे पीछे घूमता था, गुंडा मवाली। और ये सच है। उत्तर प्रदेश का मुलायम सिंह यादव का काल देख लीजिए, अखिलेश यादव ही चल रहे हैं, बहुत आधुनिक आदमी, ऑस्ट्रेलिया से पढ़ के, उनके आगे पीछे गुंडे घूम रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी की सरकार अगर उत्तर प्रदेश में आ जाए तो इनके सारे गुंडे जो है एक्टिव हो जाएंगे, सरकार को जो है पिट्ठू बना लेंगे, क्योंकि जाहिलता इन पार्टियों में जो है घर कर गई है। इन जाहिलों को अगर याद दिलाई जाए तो ये विक्टिम कार्ड खेल देंगे। देखो जी, यादव पे गाली दे रहे हैं, यादवों से जलते हैं, नहीं चाहते कि यादव समाज आगे आए, पिछड़ा समाज आगे आए, लेकिन इनकी जाहिलता पे बोलना चाहिए। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि मतलब ये भारतीय जनता पार्टी वाले बड़े दूध के धुले हैं, इनमें भी तो जाहिल भरे पड़े हैं दुनिया भर के, बोलने का सहूर नहीं है। आप विश्वास नहीं करेंगे, 2014 का जब चुनाव हुआ था, आप लोग हो सकता है छोटे रहे हों, उस समय कुत्ते बिल्ली को अगर भारतीय जनता पार्टी के पेरोल पे खड़ा कर दिया जाए तो वो भी जीत जाता था, और जीत ही गया था, क्योंकि वो मोदी की एक वेव थी। लोग सत्ता परिवर्तन चाहते थे, कांग्रेस से लोग ऊब गए थे, कांग्रेस के घोटालों से ऊब गए थे, कांग्रेस की नीतियों से ऊब गए थे। तो हर पार्टी में जो है गधों की जो है सरकार है, भरमार है। गधों की सरकार नहीं, गधों की भरमार है। अनपढ़, अकुशल, जाहिल आदमी जो है हर पार्टी में भरा पड़ा है। पैसा है, लड़ लिया चुनाव, जीत गए। अब तो चुनाव भी एक सामान्य आदमी नहीं लड़ सकता, क्योंकि लड़ वही सकता जिसके पास पैसा हो, क्योंकि हर पार्टी टिकट ही बेचती है करोड़ों रुपए में, करोड़ों रुपए में टिकट बिकते हैं, उसका दुनिया भर का बैनर पोस्टर। अब तो चलो बैनर पोस्टर का ज़माना चला गया, लोग सोशल मीडिया पे लड़ाई चल रही सबकी, लेकिन वहाँ भी तो पैसे लगते हैं। एक चुनाव कराने में, एक एमपी का चुनाव होने में 20 से 25 करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। ये तो रेशियो चल रहा है, तो एक आम आदमी कहाँ चुनाव लड़ पाएगा। तो अनपढ़, जाहिल, गधा, गवार भी चाहे तो संसद में आके बैठ सकता है। यह जो है संसदीय व्यवस्था की सबसे बड़ी जो है गुण है, 200 में से एक है। ठीक है, कि जाहिल आदमी भी जाके संसद में बैठ सकता है। ठीक, तो इसको आप समय के साथ हो सकता है परिवर्तन हो कि एक मैंडेटरी कर ले कि आप एटलीस्ट पोस्ट ग्रेजुएट हो तो ही संसद में आ सकते हो। ऐसी कोई जो है लिमिट लगानी चाहिए। देखिए, मेरा भी मानना है कि आप संसद के सदस्य तभी बन सकते हैं जब आप किसी एक विषय में जो है पारंगत हो, आपको कुछ आता हो। आप सिर्फ इसलिए नहीं बन जाएगा पैसा है बन जाओ रे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये जो है इस व्यवस्था के दोष हैं। मेंस में कभी पूछे तो धड़ल्ले से जो है इन बातों को लिख देना। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं। आगे हम समझेंगे जो है संघीय व्यवस्था। भारत ने एक संघीय व्यवस्था अपनाया है, अडॉप्ट किया है, उसको समझेंगे। संघीय व्यवस्था का मतलब पूरे भारत में एक सरकार रहेगी, केंद्र सरकार, फिर पूरे भारत को स्टेट्स में छोटे छोटे डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, उनका अलग सरकार होगा, उनका अलग मुख्यमंत्री है, देश का प्रधानमंत्री, राज्य का मुख्यमंत्री। तो ऐसी व्यवस्था को फेडरल सिस्टम कहते हैं, संघीय व्यवस्था, यूनियन जो है व्यवस्था। अमेरिका में भी है, कनाडा में भी, भारत में भी है। समझेंगे सब में क्या अंतर है, क्यों इम्पोर्टेंट है, और इसको जो है भारत ने क्यों अडॉप्ट किया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार।